राजस्थान की महान भूमि को राजराणा का नमस्कार। हमारी सीरीज टॉप 250 एमसीक्यू ऑफ ज्योग्राफी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम अपनी सीरीज का आगाज करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं जो RAS 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। RAS के अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी आती है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आप सभी लोगों के सामने। यह है पहला प्रश्न। प्रश्न है, ज्वालामुखी में से उत्सर्जित चने के आकार की ठोस पदार्थों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। पायरोक्लास्ट, लैपिली, वोल्केनिक वर्म एंड स्कोरिया। द सॉलिड ऑफ साइज ऑफ ग्राम एमिटेड फ्रॉम द वोल्केनो आर कॉल्ड पायरोक्लास्ट, लैपिली, वोल्केनिक वर्म एंड स्कोरिया। तो राइट आंसर इज डी। डी इज अ राइट आंसर, याद रखें। ओके, पायरोक्लास्ट क्या होता है? तो पायरोक्लास्ट याद रखना कि हमारा जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में से निकलते हैं कुछ ठोस पदार्थ, और कुछ ठोस पदार्थ फुटबॉल के आकार के बराबर के होते हैं। उन फुटबॉल के आकार के बराबर के साइज की जो चट्टानें होती हैं उन्हें हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्रिकेट के बॉल के बराबर के अगर आकार की कोई चट्टान निकलती है तो उसे कहते हैं वोल्केनो बॉम्ब, और कंचे के आकार के बराबर की अगर कोई चट्टान निकलती है तो उसे कहते हैं लैपिली, और चने के आकार की चट्टानों को कहते हैं स्कोरिया। साथ ही ज्वालामुखी के झागों से एक चट्टान का निर्माण होता है, उसे कहते हैं प्यूमिस, और इसका घनत्व बहुत कम होता है। यह चट्टान पानी पर भी तैर सकती है। तो चलिए ज्वालामुखी को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं हम अपने वोल्केनो को। तो ये है आपका वोल्केनो। तो वोल्केनो में आपको दिखाई देगी ये आउटर कोर। आउटर कोर में बहुत सारे रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, विखंडित होते हैं। ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होगी वो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने पर ठोस मेंटल को पिघला देगी। अब ये पिघला हुआ जो मेंटल है इसी को कहते हैं मैग्मा चेंबर। अब ये थोड़ा सा गर्म हो गया है, हल्का हो गया है, ये ऊपर निकलने का प्रयास करेगा, और एक छिद्र के द्वारा यह मैग्मा बाहर निकल जाएगा। जिस छिद्र के द्वारा मैग्मा बाहर निकलता है उसी को हम वोल्केनो कहते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे? वोल्केनो कहेंगे। और ये सारी प्रक्रिया हम इसको कहते हैं वोल्केनिज्म। चलिए तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने कि बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है। आपको बताना है बेसाल्ट चट्टान उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का, रूपांतरित चट्टानों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। बेसाल्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड नन ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखें, राइट आंसर है इसका आग्नेय चट्टान। ओके, जैसे ज्वालामुखी के मुंह से निकलता है लावा, लावा हो जाता है ठंडा, और ठंडा होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी चट्टान को कहते हैं बेसाल्ट। ये हो गई बेसाल्ट की चट्टान। इसी में अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है, तो इसी से काली मिट्टी का भी निर्माण होता है। तो आपको यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको आराम से मिल जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ चट्टानों के नाम दे रखे हैं। ये आग्नेय चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक है, ग्रेनाइट है, स्कोरिया है जो अभी आपको बताया था, ये प्यूमिस है, ऑब्सिडियन है। याद रखें, ये अवसादी चट्टान है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल है, कॉन्ग्लोमोरेट है, जिप्सम है। ये सभी अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री चट्टान है। जहां तक बात करें हम मेटामॉर्फिक चट्टानों की, रूपांतरित चट्टानों की, कायांतरित चट्टानों की, तो उनमें से कौन है? एक मार्बल है, स्लेट है, क्वार्टजाइट है, एनीस है। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। ओके, चलिए एक और यहाँ पर फैक्ट निकलता है कि हमारी क्रस्ट में, जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट में ही तो चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों से ही हमारी क्रस्ट का निर्माण होता है, इसलिए हम अपनी क्रस्ट को रॉक स्फीयर भी बोलते हैं। तो हमारी क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? इस प्रकार से भी कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना, सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन है, नंबर 2 पर सिलिकॉन है, तीसरे पर एल्युमिनियम है, और फिर आयरन है। बस इतने ही आप याद रखना। ओके, बाकी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने, बताइए इसका आंसर। वायुमंडल की सर्वाधिक गर्म परत कौन सी है? ओके, द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। आपके सामने केवल मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, तब तक मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, और आप उस समय तक आप आंसर दीजिए, और देखते हैं कि मैं पहले आंसर देता हूं या आप आंसर देते हैं। फिर अगर जो आप आंसर दे रहे हैं मेरे आंसर से मैच कीजिए, और फिर देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ओके, चलिए तो वायुमंडल की सर्वाधिक परत कौन सी है? गर्म परत कौन सी है? उपमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, और आयन मंडल है। तो राइट आंसर क्या होगा? आयन मंडल। ओके, आयन मंडल जनरली क्या होती है? इसी को हम ताप मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल को ही क्या कहते हैं? ताप मंडल कहते हैं। ओके, ये हमारी चौथी सबसे ऊंची लेयर है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है,
ये आदि गैसें हैं, नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, और सूर्य के द्वारा निकली हुई एक्स और वाई किरणें, ठीक है, एक्स और गामा किरणें यहाँ पर अटैक करती हैं। ये समझ लो यहाँ पे क्या करती हैं, अटैक बोल देती हैं। अटैक बोलेंगी, इनको गर्म करके आयनों के रूप में परिवर्तित कर देती हैं, ठीक है। जैसे NaCl का नाम सुना होगा, उस पे आ जाता है प्लस और ये आ जाता है नेगेटिव, ये होता है आयन। इसी तरह से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, यह सभी आयनिक रूप में बदल जाती हैं। ओके, तो टूटने के बाद ही आयनिक रूप में बदलेंगी। जब भी कोई चीज टूटती है तो गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है तो तापमान ज्यादा होगा, और यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस कारण इसे तापमंडल भी कहते हैं। तो आयन मंडल को ही तापमंडल कहते हैं, तापमंडल को ही आयन मंडल कहते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहली परत हमारी क्षोभ मंडल है, दूसरी परत हमारी समताप मंडल है, तीसरी परत हमारी मध्य मंडल है, और चौथी परत हमारी आयन मंडल है। और एक और इसके बाद परत है, उसको कहते हैं बहिर्मंडल, जहां से हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। पांचवी परत वह स्थान रखती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसी में देख लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारी परतों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, सारे परतों को आप देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मौसम में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होगा या सीजनल चेंज होता है, मौसम में कोई चेंजिंग आती है तो ट्रोपोस्फियर में आती है, याद रखना बस। इसके बाद हम समताप मंडल में आ जाते हैं। यहाँ पर समताप मंडल है। समताप मंडल में हिमकण के सिरस नामक जो बादल हैं वो मिलते हैं, पक्षाविस्तरी बादल मिलते हैं, और उन्हीं की वजह से हमारे सूर्य और चंद्रमा पर एक होलो बनता है, प्रभा मंडल बनता है। ठीक है, बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है सूर्य और चंद्रमा। ओके, यही स्ट्रेटोस्फियर में ही मिलती है हमारी ओजोन गैस, जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। ऊपर आ जाते हैं मीसोस्फीयर, यहाँ पर उल्कापिंडों की बरसात होती रहती है। ऊपर और आएंगे तो यहाँ पे अरोरा दिखाई देता है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देता है। इसको ध्रुवीय प्रकाश भी बोलते हैं। ओके, इसी में हमारे स्पेस सैटेलाइट भी होते हैं। उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यह है एक्सोस्फीयर, यहाँ से हमारा वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कुछ परतें होती हैं, ठीक है, DEF, इस तरह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, और इसके कारण हमारी पृथ्वी पर बेतार संचार व्यवस्था है। ओके, जो आप फोन कर पाते हो ना, तो इसी की वजह से कर पाते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लैक होल एक ऐसा खगोल की अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल राइट है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश का भी रिफ्लेक्शन नहीं करता है। इस कारण इसको हम नहीं देख ही नहीं सकते। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो आंखों की जरूरत होती है, ठीक है, ये मत भूल जाना। एक होती है प्रकाश के परावर्तन की, प्रकाश पड़ा फिर परावर्तित हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन हमारी आंखों में पहुंचता है, और ये एक इसकी इमेज बनती है हमारी रेटिना पर। जो हमारी आंख होती है, इसका रेटिना पीछे होता है, और यहाँ पर ये यहाँ से प्रकाश एंटर करता है, यहाँ पे तस्वीर बन जाती है, पिक्चर बन जाती है। अब प्रकाश यहाँ पे मान लो मैं रिफ्लेक्शन बंद कर दूं, तो क्या आपके यहाँ पर कोई तस्वीर बनेगी? नहीं बनेगी। क्या वो दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो जो हमारा ब्लैक होल है, ब्लैक होल से प्रकाश का परावर्तन ही नहीं होता। जब परावर्तन नहीं होगा तो दिखेगा कैसे? ठीक है, इस कारण हम उसे दूरबीन से नहीं देख पाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ए इज राइट आंसर। ये है ब्लैक होल। अगर चाहें तो आप इसे देख सकते हैं, निहार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा। एक होता है गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा। ओके, कौन सी पवनों के उदाहरण है आपको बताना है। ठीक है, ग्रही पवन है ये, ग्रही पवनों को हम सनातनी पवनें भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मौसमी पवनें हैं ये, ठीक है, सीजनल विंड है, स्थानीय पवनें हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, याद रखना इस बात को। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ग्रहीय पवनें। राइट आंसर क्या होगा इसका? ग्रही पवनें, सनातनी पवनें। याद रखें, सनातनी पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो वर्ष भर अपना रास्ता नहीं चेंज करती हैं, केवल एक ही डायरेक्शन, एक ही रास्ते में चलती हैं। अब ये जो व्यापारिक पवन, जो हमारी सनातनी पवनें हैं, वो 3 भागों में बटी होती हैं। जैसे व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड, ऐसे ही होती है हमारी वेस्टर्ली, जिनको हम पछुआ पवन कहते हैं, पोलर विंड, जिसको हम ध्रुवीय पवन कहते हैं। देखिए, पछुआ पवन का जो विस्तार होता है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि वहां पर जल की अधिकता है, इस कारण वहां पर दाब प्रवणता के कारण उनका अच्छा विस्तार होता है, और वहां पर ये काफी शोर मचाते हुए चलती हैं। इस कारण वहां के स्थानीय नाविकों ने इनके नाम दे दिए। 4 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री साउथ पर चलने वाली पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं। 50 डिग्री साउथ पर चलने वाली पवनों को प्रचंड पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री साउथ पर चलने वाली पवनों को चीखता साठा कहते हैं। याद रखना। अभी मौसमी पवनें हैं, मौसमी पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो वर्ष में अपना रास्ता चेंज करती रहती है।
पूरा बदल देती हैं। अगर एक बार पूरब से बह रही हैं तो फिर एक बार पश्चिम से बहेंगी, इनकी आदत होती है। ओके, चलिए मौसमी पवनें वो होती हैं जैसे हमारे मानसूनी पवनें हैं, जैसे सी ब्रीज है, लैंड ब्रीज है, सभी मौसमी पवनों की तो उदाहरण है। इसके बाद देखते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें कौन सी हैं? स्थानीय पवनें वो पवनें होती हैं जो किसी रूल्स रेगुलेशन का पालन ही नहीं करती। स्थानीय पवनें जैसे भारत में आपने सुना होगा गर्मियों में एक बड़ी ही खतरनाक गर्म हवा चलती है, इसको हम लू के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से अगर पवन की बात करेंगे तो वह पवन कहाँ होगी? तो वो भी आप देख सकते हो। उन पवनों की अगर हम बात करेंगे तो वो पवन जैसे कि यूएसए है तो यूएसए में जाके आप चिनूक पवन को देख सकते हो, फोन पवनों को देख सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण है स्थानीय पवनों के। ओके, मुख्य रूप से दो प्रकार में बटी होती है, ठंडी और गर्म। ठंडी और गर्म, ठीक है। चलिए यहां पर चलती है पवन, अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पवनें चलती हैं। ये वाला जो है, ये वाली जो जगह है यहां पर ये पवनें चलती हैं। ये पश्चिम से चलती है इसलिए इसको पछुआ पवन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने और आपको आंसर बताना है इसका। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की घटना किससे संबंधित? आपको आंसर क्या बताना है? रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की घटना किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, यह आकाशीय पिंडों की दूरी का अनुमान लगाने से संबंधित है, यह पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है, और उपरोक्त में से या उपरोक्त सभी। आपको बताना है इसका आंसर। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की घटना किससे संबंधित है? तो चलिए इसका मैं आपको आंसर बता रहा हूं। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है जिसे आप बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से 13.7 अरब साल पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक मटर के दाने के बराबर था। उसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। चलिए मान लेते हैं। और वह उन्होंने ये भी कहा कि ब्रह्मांड का निर्माण आज भी जारी है। इसका मतलब है कि आज भी हमारा ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की घटना से ये हम पता कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बड़ा हो रहा है या हमारा ब्रह्मांड छोटा हो रहा है। कोई तारा या कोई आकाशगंगा हमसे दूर जा रही है या हमारी पास आ रही है। अगर रेड शिफ्ट की घटना होती है इसका मतलब है कि कोई तारा है, कोई नक्षत्र है या कोई आकाशगंगा है वो हमसे दूर जा रही है। और अगर ब्लू शिफ्ट की घटना होती है तो इसका अर्थ है कि आकाशगंगा है, जो तारे हैं वो सब हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी तक रेड शिफ्ट की घटना को देखा गया है। अगर हम किसी भी तारे का प्रेक्षण करते हैं उससे हमें रेड शिफ्ट की घटना मिलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा ब्रह्मांड का विस्तार अभी तक हो रहा है और ये बिग बैंग थ्योरी को प्रूव कर देता है। तो चलिए ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। यहां पर ये सब दे रखा है, उसको जब भी हमारी क्लास एनालाइज तो पूरी क्लास चलेगी तो हम उसमें रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट की घटना को अच्छे से विस्तार पूर्वक आपको समझाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, विश्व के किस जलवायु क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु और मानसूनी जलवायु। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की जलवायु होती है जहां पर केवल शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्म काल यहाँ पर सूखा रहता है। तो ए इज राइट आंसर, आपको याद रखना है। ये भूमध्य सागरीय आपको प्रदेश दिखाई दे रहा है पूरा, और यहाँ पर ठीक है ये भूमध्य सागर है और ये है भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहाँ पर सर्दियों में भयंकर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, भारत के किन दो राज्यों में शीतकाल में वर्षा होती है? आपको अब देखिए आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। याद रखिए दोनों ही जगह शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्म काल यहाँ में सूखा निकलता है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती नहीं है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी वर्षा नहीं होती। फिर हमारा मानसून लौटता है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो तमिलनाडु में घनघोर वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ की घटना जो उत्तरी भारत में होती है, ठीक है, उससे जम्मू कश्मीर में भी वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ की घटना शीतकाल में होती है। इस कारण शीतकाल में जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु को वर्षा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। लेकिन एक बात याद रखना, मानसून से प्राप्त नहीं होती, इसे प्राप्त होती है पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। तमिलनाडु को होती है लौटते हुए मानसून से, ये जरूर याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, एल निनो और ला निनो का भारतीय जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो समझ लीजिए एल निनो ला निनो है क्या। एल निनो ला निनो एक हमारे सागरीय जलधाराएं हैं और एल निनो हमारे जो पेरू की धारा है, हम्बोल्ट की धारा है, वहीं के आसपास ये चलती है, ये गर्म जलधारा है। जब भी एल निनो आता है भारत में सूखा पड़ जाती है, तो भारत के मानसून को ये प्रभावित करती है। और जैसे ही
काउंटर में लालिनो आती है उसके बाद में, उससे हमारे मानसून ज्यादा प्रभावी हो जाता है और हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तो हमारे मानसून को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बी इज राइट आंसर, याद रखें। यहाँ पर है ये पेरू, ठीक है, यहाँ पर ये पेरू है, ओके। और यहाँ से कभी कभी ये इस तरह से पीछे, ये जो हमारा पूरा जो वार्म मास है वो इधर मूवमेंट करता है और यहाँ पर लालिनो उत्पन्न हो जाती है, ओके। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। बेंगुला भारतीय महासागरीय धारा किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो आपको इसका आंसर बताना है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर। तो आपको बताना है बेंगुला जलधारा कहां पर आती है, ठीक है। बेंगुला बता सकते हैं आप, तो बताइए आप। ये धारा है हमारी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है वेंगुला, ओके। इसे आप अच्छे से याद रखिए। चलिए, आज के प्रश्न केवल इतने ही। हम फिर आगे नए प्रश्नों को लेकर फिर जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको 250 से ज्यादा प्रश्न आपको करवाएंगे जो आपके RAS के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक सूचना और है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें बिना किसी देरी के पहुंचे, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ओके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।